हेलो दोस्तों, आर ओ के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग लगातार भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं और आज की इस क्लास में हम लोग केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात करने वाले हैं। केंद्र राज्य संबंधों का जो टॉपिक है वो भी थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। और भारतीय संविधान के अंतर्गत ये 26वीं क्लास है। तो अभी तक आपने अगर इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले उन्हें देखिए, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्रम का एक बहुत बड़ा महत्व है। क्रम से चलेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेहतर तरीके से डेवलप होगा। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो बहुत से लोग ये मैसेज करते हैं कि उन्हें नोट्स चाहिए जो बहुत ही कंसाइज फॉर्म में हो, यानी कि बहुत ही संक्षिप्त हो और सारगर्भित हो। चूंकि आर ओ की जो परीक्षा है वो आपकी 11 फरवरी को होने वाली है और अब अगर देखा जाए तो एक बहुत कम समय आपके हाथों में बचा हुआ है। और ऐसे समय में अगर आप बहुत लंबी लंबी वीडियो क्लासेस या फिर बड़ी भारी भरकम किताबें पढ़ेंगे तो आपके लिए समस्या होनी ही होनी है। इस समय पर आपको एक ऐसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत सटीक हो, संक्षिप्त हो और सारगर्भित हो, यानी कि आप कम से कम पढ़कर बेहतर आउटपुट दे पाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी तक हम लोग पीडीएफ को प्रोवाइड नहीं करते थे, सिर्फ हार्ड कॉपी ही चलाते थे। लेकिन आप में से बहुत से लोगों की डिमांड थी कि उन्हें पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो ये व्यवस्था भी अब इंटेलेक्टो के ऐप पर कर दी गई है। आपको किसी भी विषय की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप ऐप पर जाएं और यहाँ पर ऐप पर आपको डॉक्स एंड ई बुक का एक सेक्शन दिखेगा, एक टैब दिखेगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी ई बुक हैं, चाहे वो जीएस की हो चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाएगी। आप पहले डेमो देखें अच्छी तरीके से, ठीक है। ये देखो डेमो का ऑप्शन आपको दिख रहा है और यहाँ पर बाई नाउ का भी ऑप्शन है। और प्राइस देखिए, ऐसे 29 रुपये, 29 रुपये, 39 रुपये, 49, इस तरीके के प्राइस रखे गए हैं। मतलब नाम मात्र की फीस में आप इन पीडीएफ को अपने फ़ोन में सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। बाद बाकी जिन लोगों को हार्ड कॉपी मंगानी है उनके लिए भी ऐप पर व्यवस्था है। आप वहाँ पर हार्ड कॉपी का डेमो देख सकते हैं और सीधा अपनी हार्ड कॉपी को एप्लीकेशन के माध्यम से ही बुक कर सकते हैं और 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको ये हार्ड कॉपी आपके घर पर डिलीवर कर दी जाएंगी, ठीक है। बाद बाकी आप ऐप पर देखेंगे तो सारी क्लासेस के लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप स्टोर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो सभी यूट्यूब क्लास के लिंक आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाद बाकी जो इंटेलेक्टो के अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके लिंक भी आपको, चाहे वो टेलीग्राम हो, वेबसाइट हो, इंस्टाग्राम हो, इनके भी लिंक आपको मिल जाएंगे। अब इस ऐप को डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कीजिए, वहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को बहुत ही ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पर जो भी सुविधाएं हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी हो गई इंटेलेक्टो ऐप के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि है केंद्र राज्य संबंधों के बारे में। तो केंद्र राज्य संबंध, थोड़ा सा आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। मतलब केंद्र और राज्य के बीच में रिलेशन यानी कि संबंध। अब देखो, भारत में जो व्यवस्था है उसमें एक केंद्र सरकार होती है, ठीक है, और एक होती है राज्य सरकार। अब अगर देश को बहुत ही सुचारू तरीके से चलाना है तो केंद्र और राज्यों के मध्य में बेहतर समन्वय होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों के बीच में बेहतर संबंध होना चाहिए। इसीलिए भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य में बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए केंद्र राज्य संबंधों के बारे में चर्चा
की गई है। अब जो केंद्र राज्य संबंध है वो 3 स्तर पर होते हैं। एक तो विधायी स्तर पर यानी कि कानून बनाने वाले स्तर पर, दूसरा प्रशासनिक स्तर पर और तीसरा वित्तीय स्तर पर। ठीक है, तो संविधान में तीनों स्तर पर केंद्र राज्य संबंधों की बात की गई है। और क्यों की गई है? ताकि देश को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। अगर केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय नहीं होगा तो देश की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। ठीक है, अगर मान के आप इमेजिन करके देखिए कि मान के चलिए राज्य की बात केंद्र ना माने, केंद्र की बात राज्य ना माने, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, दोनों के बीच में क्लैश होगा और सारी जो एक राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो किसी कानून को लेकर व्यवस्था हो, प्रशासन को लेकर व्यवस्था हो या फिर वित्त को लेकर कोई व्यवस्था हो, तो वो सब चरमरा जाएगी अगर केंद्र और राज्यों के मध्य में लगातार क्लैश होगा या फिर द्वंद्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो केंद्र राज्य संबंधों का संवैधानिक प्रावधान है वो कहाँ पर है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए संविधान के भाग 11 और 12 में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन किया गया है। और केंद्र राज्य संबंधों को 3 स्तर पर विभाजित किया गया है। कौन कौन? एक विधायी, विधायी का मतलब होता है वही कानून बनाना। दूसरा प्रशासनिक, प्रशासनिक का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन। और तीसरा वित्तीय। ठीक है, तो 3 स्तर पर केंद्र राज्य संबंधों की व्याख्या संविधान में की गई है। और कहां पर? भाग 11 और 12 में। ठीक है, तो यहां पर भाग 11 और 12 को एकदम आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। बहुत बार पूछा जाता है कि केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन किस भाग में किया गया है। बाद बाकी अभी आगे अनुच्छेद की भी बात करेंगे क्योंकि वहां पर विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों को अलग अलग अनुच्छेदों में रखा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन 3 कैटेगरी में किया गया है, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी संबंधों की। तो सबसे पहले विधायी का मतलब आप लोग समझ ही गए, कानून बनाना। तो यहां पर देखिए, केंद्र अथवा राज्य के द्वारा किसी विषय पर विधि बनाने, यानी कि विधि मतलब कानून बनाने की शक्ति विधायी शक्ति कहलाती है। ठीक है, केंद्र राज्य विधायी संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक है। ठीक है, अब इसको याद कर लीजिए कि केंद्र राज्य विधायी संबंधों का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 11 और अनुच्छेद 245 से 255 तक किया गया है। आगे देखो, संविधान ने अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंधों में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। तो अनुच्छेद 246 में संविधान ने क्या किया है कि जो केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध होते हैं उनको 3 स्तर पर बांट दिया गया है। अब वो देखो 3 स्तर क्या हैं, तो आपने जरूर सुना होगा सूचियों के बारे में। एक संघ सूची होती है, फिर राज्य सूची होती है और फिर समवर्ती सूची होती है। बाद बाकी बहुत से विषय ऐसे भी हैं जो ना तो संघ सूची में आते हैं, ना राज्य सूची में आते हैं और ना ही समवर्ती सूची में आते हैं, तो उन्हें अवशिष्ट विषयों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो जो यहाँ पर अनुच्छेद 246 में लिखा हुआ है कि 7वीं सूची में, ये भी याद रखना, अनुच्छेद 246 और साथ में 7वीं अनुसूची। तो अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के मध्य जो विधायी संबंध है उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। और वो व्यवस्था क्या है? पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करते हैं समवर्ती सूची का। अब देखो, समवर्ती सूची में वह विषय शामिल किए जाते हैं जिन पर कि कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, सिर्फ संसद को। ठीक है, इसको दोबारा से देखिए कि जो संघ सूची होती है उसमें शामिल विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति होती है, जो अधिकार होता है, वो संसद का होता है। अब देखो, इसमें कैसे विषय शामिल होते हैं, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, जैसे कि रक्षा, बैंकिंग, विदेश, बीमा, संचार, जनगणना, लेखा परीक्षण आदि। तो यानी कि जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं उनको संघ सूची में शामिल किया गया है और इन विषयों पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार या फिर शक्ति किसको है, संसद को है। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर तो आपको उदाहरण के लिए कुछ विषय लिख दिए गए हैं, लेकिन अगर टोटली देखा जाए तो संघ सूची में लगभग 100 विषयों को शामिल किया गया है और इन सभी विषयों पर जो कानून बना सकता है वो सिर्फ कौन, संसद इस पर कानून बना सकती है। तो ये हो गई संघ सूची। अब यहाँ पर देखो, जो ये मैंने विषय लिखे हुए हैं इनको बहुत अच्छी तरीके से देखिए, रक्षा, बैंकिंग, विदेश, बीमा, संचार, जनगणना, लेखा परीक्षण। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है या फिर कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत बार यूपीपीसीएस और आरओ की परीक्षाओं में देखने को मिले हैं। तो ये बात हो गई संघ सूची की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राज्य सूची की। अब आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी होंगी। राज्य सूची का मतलब हो गया ऐसे विषय जिन पर कि कानून कौन बना सकता है, राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है, जो शक्ति है, वो राज्य के विधानमंडल को दी गई है। अब इसमें शामिल कुछ विषयों की अगर हम लोग बात करें तो देखो, पुलिस, जन स्वास्थ्य, कृषि, सफाई आदि विषय इस राज्य सूची में शामिल किए गए हैं। बाद बाकी यहाँ पर मैंने कुछ विषय लिखे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें लगभग 61 विषय शामिल किए गए हैं। बाद बाकी देखो, जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के किसी मसले पर कानून बनाया जाए तो संसद उस मसले पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो अभी तक तो मैं आपसे ये कह रहा था कि राज्य सूची के विषय पर सिर्फ कानून कौन बनाएगा, राज्य विधानमंडल। लेकिन एक कंडीशन है कि अगर 2 राज्य मिलकर चाहें कि पुलिस वाले मसले पर कोई कानून केंद्र के द्वारा बनाया जाए, यानी कि संसद के द्वारा बनाया जाए, तो भी ऐसा हो सकता है और 2 या 2 राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी मसले पर संसद के द्वारा कोई कानून बनवा सकते हैं। बाद बाकी ये जो कानून होगा ये उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। अगर मान के चलिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ये चाह रहे हैं कि कानून पुलिस वाले मुद्दे पर कोई कानून बनाया जाए, ठीक है, तो अगर संसद उस विषय पर कानून बनाती है तो वो जो कानून है वो केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही प्रभावी होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो सभी में हो जाएगा, क्योंकि उस कानून के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया है वो इन्हीं 2 राज्यों के लिए किया गया था। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल से भी मैंने आपको समझा दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे मामले में जो कानून होगा वो उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिसने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है। बाद बाकी अगर देश में आपातकाल लगा हो तो क्या होगा। अब देखो, आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों की शक्तियों का अधिग्रहण कर लेती है। अगर देश में आपातकाल की स्थिति है तो राज्य सूची के जो मामले हैं उस पर शक्ति बनाने का अधिकार फिर से किसके पास हो जाता है,
संसद के पास। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। बाद बाकी आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 माह बाद तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। ठीक है, अब जब आपातकाल समाप्त हो जाता है तो उसके 6 माह बाद तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। व्यवस्था क्या है कि आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषयों की शक्तियों का अधिग्रहण कर लेती है। बाद बाकी देखो, राज्य सूची के किसी मामले में अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून बना सकती है। कौन? संसद। तो यहां पर जो राज्य है वो अपने मन से किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते के लिए कानून नहीं बना सकता है। जब भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते की बात आएगी तो राज्य सूची के मामले पर फिर से शक्ति, जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको होता है? संसद को। ठीक है, तो ये बात हो गई राज्य सूची की। इसमें विषयों को ये याद रखना आप लोग। साथ ही ये जो सारे प्रावधान है इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब भी बनेगा तो कोई एक कंडीशन के थ्रू ही बना के दे देता है। जब कथन वाले क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपातकाल वाला ले लेगा, या फिर 2 या अधिक राज्य किसी राज्य विषय पर कानून बनाना चाहें, तो इस तरीके के जो प्रावधान है वो आप अपने दिमाग में रख लीजिए। बाद बाकी ये 6 महीने का आंकड़ा भी आप याद रखिए। अब हम लोग बात करते हैं समवर्ती सूची की। ठीक है, सबसे पहले तो समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। अब देखो, अभी तक आपने देखा राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बना रहा है, संघ सूची के विषय पर केंद्र कानून बना रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो ये समवर्ती सूची है इसमें ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिन पर कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखो तो इस सूची के अंतर्गत राज्यों के कानून पर आपत्ति की स्थिति में संसद को यह शक्ति है कि वह स्वयं कानून बनाए जो सभी राज्यों पर लागू होगा। अब देखो, इस सूची के अंतर्गत राज्यों के कानून पर अगर कोई आपत्ति की स्थिति आती है तो संसद को यह अधिकार है कि वह उस मुद्दे पर स्वयं कानून बनाए और यह कानून सभी राज्यों पर लागू होगा। अब इसमें कौन कौन से विषय हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे कि विवाह, तलाक, बिजली, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण जैसे विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। और ये ऐसे विषय हैं जिन पर कि केंद्र और राज्य दोनों कानून, केंद्र से मेरा मतलब है संसद और राज्य से मेरा मतलब है विधान मंडल। ठीक है, बाद बाकी अगर राज्यों के कानून पर कोई आपत्ति होती है तो उस स्थिति में संसद उस विषय पर स्वयं कानून बना सकती है। तो ये तीनों आपकी सूचियां हो गई, संघ सूची, राज्य सूची और ये समवर्ती सूची। अब देखो, स्टार्टिंग में ही मैंने पहले कह दिया था कि बहुत से विषय ऐसे हैं जो ना तो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, ना राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं और ना ही समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो आखिर फिर वो विषय कहां पर गए? तो वो विषय आते हैं कहां पर? अपशिष्ट सूची में। और यहां पर बिल्कुल क्लियर है, अनुच्छेद 248 के अनुसार वे विषय जो उपर्युक्त यानी कि संघ, राज्य और समवर्ती तीनों सूचियों में सम्मिलित नहीं होते हैं वो अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आते हैं। और इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है, तो अपशिष्ट सूची में कौन से विषय आ रहे हैं जो कि ना तो संघ सूची में शामिल हैं, ना राज्य सूची में शामिल हैं और ना ही समवर्ती सूची में शामिल हैं? ऐसे विषय अपशिष्ट सूची में आ रहे हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो वो है संसद को।
ठीक है। बाद बाकी अनुच्छेद 248 को आप पूरी तरीके से याद रखिए, इसी में अपशिष्ट सूची का वर्णन देखने को मिलता है। अब देखो, भारत में केंद्र को अपशिष्ट शक्तियां देने की व्यवस्था कहां से ली गई है? कनाडा के संविधान से। यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि भारत में केंद्र को अपशिष्ट शक्तियां देने की व्यवस्था कहां के संविधान से ली गई है? कनाडा से। या फिर क्वेश्चन टर्न भी हो सकता है कि भारत में अपशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति का जो अधिकार है वो किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है कनाडा से। बाद बाकी भारतीय संघ एक ऐसे संघ का उदाहरण है जहां पर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। तो ये बात मैंने तब भी बताई थी जब आप सबसे पहले मेरे साथ आर्टिकल 1 से स्टार्ट कर रहे थे, तो वहां पर भी मैंने कहा था कि भारत में इस एक ऐसे संघ की व्यवस्था की गई है जहां पर कि केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है और ज्यादातर मामलों में राज्य पूरी तरीके से उसके अधीनस्थ होता दिखाई पड़ता है। ठीक है, अभी भी आपने देख लिया कि जब भी राज्य की सूची के बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जहां पर कि संसद आपको कानून बनाते हुए दिख रही है, अपशिष्ट सूची के विषय में भी आप देख रहे हैं कि संसद कानून बना रही है। ठीक है, समवर्ती सूची में भी आप देखेंगे तो ज्यादातर विषयों पर संसद ही कानून बनाएगी। बाद बाकी अभी आप और देखेंगे कि क्यों भारतीय संघ में केंद्र को बहुत ज्यादा मजबूत बनाया गया है। अब देखो, यहां पर वो बात आ भी गई। 3 सूचियां थी, एक थी संघ, फिर थी राज्य और फिर थी समवर्ती। ठीक है, 3 तरीके की सूचियों की व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को स्थापित करने के लिए। अब देखो, संघ सूची को राज्य व समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया है, यानी कि संघ सूची सबसे टॉप पर है, तो केंद्र शक्तिशाली अपने आप हो गया। उसके बाद समवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो जो समवर्ती सूची है उसे भी राज्य की सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम लोग इस तरीके से बनाएं इनके पावर के हिसाब से, तो पहले संघ सूची आएगा, फिर समवर्ती सूची आएगा और फिर क्या आएगा? फिर आएगा राज्य सूची। और सबसे पावरफुल जो है वो है संघ सूची, फिर समवर्ती, फिर राज्य। अब देखो, यही चीज यहां पर एक्सप्लेन की गई है कि संघ सूची को राज्य व समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया है। ठीक है, वह समवर्ती सूची को राज्य के ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो ये भी समवर्ती सूची राज्य से ऊपर है। अब देखो, संघ व राज्य सूची के बीच टकराव की स्थिति में संघ सूची मान्य होगी। यहां पर सीधा सा मतलब ये है कि अगर केंद्र और राज्यों के मध्य किसी भी कानून को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार के कानून को मान्यता दी जाएगी। यही सेम व्यवस्था संघ और समवर्ती सूची के मामले में भी लागू की गई है। अगर किसी मुद्दे पर संघ और समवर्ती सूची के कानून टकराते हैं तो संघ सूची का कानून मान्य होगा। बाद बाकी समवर्ती व राज्य सूची में टकराव की दशा में केंद्रीय कानून मान्य होगा। अब देखो, समवर्ती और राज्य सूची में कोई भी क्लैश आता है तब भी केंद्र का जो कानून है वो मान्य होता है। ठीक है, तो यहां पर आपने फिर से एक बार देखा कि किस तरीके से भारतीय संघ में केंद्र को बहुत ही मजबूत बनाया गया है। उसके बाद देखो, राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाया जाना। तो देखो, इसके लिए हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लोग राज्यसभा के विशेषाधिकार यानी कि विशेष शक्तियों का अवलोकन हम लोग कर रहे थे। तो वहां पर आपने अनुच्छेद 249 के विषय में पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देती है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 249 को याद रखना के तहत राज्यसभा को विशेषाधिकार है कि वो राष्ट्रीय हित में
राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सके। और राज्यसभा ये कैसे कर सकती है, तो देखो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प, यानी कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो संकल्प है वो पारित कर सकती है। अब देखो राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर विधि बनाए, तब संसद भारत या उसके किसी भाग के लिए उस विषय पर विधि बना सकेगी। ठीक है, तो अगर राज्यसभा चाहे तो अनुच्छेद 249 के तहत वह राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है, और ये कानून बनाने का संकल्प है वो राज्यसभा में मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। फिर इस पर संसद में कानून बनता है, और ये कानून पूरे भारत में लागू हो सकता है या फिर किसी भाग के लिए, ठीक है, 2-4 राज्यों के लिए। अब देखो ऐसा संकल्प किसी ऐसी अवधि तक प्रवर्त रहेगा जो उस संकल्प में निर्दिष्ट की गई हो। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये बोला गया हो कि भाई 9 महीने तक इस तरीके का कानून चलेगा। ठीक है, तो ये 9 महीने तक कानून बना रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कानून की यह अवधि 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। लेकिन अगर इसको बढ़ाना है तो राज्यसभा जितनी बार चाहे उपयुक्त विधि को इस संकल्प से आगे बढ़ा सकती है। हर बार संकल्प का विस्तार 1 वर्ष के लिए ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि फिर बाद में राज्यसभा कह दे कि नहीं हम 5 साल के लिए कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर बार 1 साल तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। बाद बाकी अगर संकल्प प्रवर्त नहीं रहता है तो संसद द्वारा निर्मित विधि 6 महीने की अवधि में ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर जो संकल्प है वो प्रवर्त न रहने की स्थिति में संसद ने जो कानून बनाया है वो 6 महीने की अवधि में ही समाप्त हो जाएगा। तो ये था कि राज्य सूची पर किस तरीके से राज्यसभा चाहे तो राष्ट्रीय हित में राज्य के जो विषय हैं, राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बना सकती है। तो ये सारे प्रावधान थे। बाद बाकी अनुच्छेद 249 को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना। बाद बाकी इसको आप लोग वहां पर भी पढ़े थे जब हम लोगों ने राज्यसभा का अध्ययन किया था। उसके बाद देखो अनुच्छेद 253 में क्या है, तो अनुच्छेद 253 के तहत संसद भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के साथ की गई संधि, करार, अभिसमय या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन या किसी अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर विधि पारित कर सकती है। तो ये तो सेम चीज हो गई जो हम लोगों ने पढ़ा था राज्य सूची में, जब हम लोग देख रहे थे कि अगर संसद चाहे तो वो किसी अन्य देश के साथ, जब भी मामला अंतरराष्ट्रीय होगा तो उस मामले में भी सारी शक्ति किसको दी गई है, केंद्र को दी गई है। राज्य अपने मन से किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि, करार या फिर किसी भी समझौते को नहीं कर सकता है। उस मामले में भी शक्ति बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास होगा, संसद के पास होगा। और ये जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 253 में किया गया है। ठीक है, तो केंद्र राज्य संबंधों का जो विधायी वाला पार्ट था वो आज हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। और जो इसके प्रशासनिक संबंध है और जो विधायी संबंध है, बाद बाकी केंद्र राज्य संबंधों को लेके बहुत से कमेटी और आयोग का भी गठन किया गया है, तो उनको भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। और दूसरे पार्ट में ये टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। तो लगातार आप लोग वीडियोस को देखते रहिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।